बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। लेकिन साथ ही साथ हमारा ईमेल एड्रेस अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी शख्स को इमिग्रेशन से, फैमिली लॉ से कोई कॉन्फिडेंशियल एडवाइस या डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर सकूं। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाय के हुए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने ये पूछना है कि अगर कोई यहाँ पर बच्चा हो और वो रह चुका हो यहाँ पर 3-4 साल और उनके जो वालिद हैं पाकिस्तान में है, तो वो विजिट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर वो रिफ्यूज होते हैं तो राइट ऑफ अपील उनको मिल सकता है वहाँ से? और बच्चे का स्टेटस क्या है? यहाँ पे अभी उसको नेक्स्ट ईयर में इंडेफिनेट लीव मिलेगा, अभी उसके पास रेफ्यूजी स्टेटस है। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, अगर बच्चे के पास रिफ्यूजी स्टेटस है तो अनफॉर्चुनेटली वो तो अपने वालिद को एज ए विजिटर स्पॉन्सर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई शख्स या कोई पर्सन यहाँ पे विजिटर आना चाह रहा है या यहाँ पे कुछ किसी को एज ए फैमिली विजिटर स्पॉन्सर करने जा रहा है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका रिलेशनशिप, सेकंड इसके अलावा ये है कि आपने प्रूव करना है या डिमोस्ट्रेट करना है कि आप फाइनेंशियली एंड फिज़िकली इस पोजीशन में हैं कि आप अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हैं विदाउट स्टेट बेनिफिट। और जो अप्लीकेंट यहाँ पे विजिट करने आ रहा है उसका जो इंटायर एंड सोल पर्पज़ है वो सिर्फ यूके को या अपनी फैमिली को विजिट करना है और विद इन ऑथराइज टाइम उसने वापस चले जाना है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर कोई रिफ्यूजी स्टेटस पे है और वो बच्चा है, कोई काम नहीं करता, दो कि उसका वो वालिद है, शायद मुझे लगता है कि उसके लिए फैमिली विजिटर तो शायद सूटेबल नहीं होगा। लेकिन और आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकती हैं या आप और तरीके से कैसे उनको डील कर सकते हैं कोई या अपने जो सर्कमस्टांसेस है उसके लिए मेरी आपको एडवाइस है कि आप किसी सोलिसिटर के पास चले जाएं, उनको बताएं कि ये जो आपके जो बच्चे के वालिद हैं वो पाकिस्तान में अगर वो सफिशेंट हैं, अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हैं तो वो खुद अपने आप पे यहाँ पे विजिटर अप्लाई कर सकते हैं। या कोई और अगर उसके पास ऑप्शंस हों उनके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आप जब सोलिसिटर से डिस्कस करेंगे तो वो आपको कोई बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने पिछले साल फरवरी में FLRO की एप्लीकेशन की थी, तो जो कि पिछले हफ्ते रिफ्यूज़ होगी। मेरे तीनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं और जब हमने एप्लीकेशन की थी तो हमारे दो बड़े बच्चे जो थे वो 7 साल के ऊपर के थे और छोटा जो था वो 6.5 साल का था। ठीक। तो मेरा सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 10 साल के बाद उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है। ठीक। तो अब मैंने ये पूछना ये है कि अगर हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा और उसमें वो हमारी एप्लीकेशन को दोबारा से देखेंगे और हमें कोई अच्छा डिसीजन देंगे और उसके बाद क्या हम फिर उसमें जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू में? तो प्लीज आप इसका आंसर दे दीजिएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। ये देखें, काफ़ी सुनने में आ रहा है कि हालांकि जो लॉ बना था 9 जुलाई, उस लॉ के मुताबिक ये था कि अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे 7 ईयर्स गुजार लें तो आप इंटाइटल हैं। जो नया फैमिली कंसेशंस आई हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पे एप्लीकेशन करें, क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट को प्राइमरी कंसिडर करते हुए जब बच्चों को यहाँ पे रेजिडेंसी या लीव मिलेगी तो साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर होंगे उनको भी यहाँ पे 2.5 ईयर्स की स्टे मिल जाएगा, जो कि उसको 4 टाइम एक्सटेंशन के बाद इंडेफिनिट के लिए वो क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी केसेस में सुनने में आ रहा है कि ये इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है या जो आपके सर्कमस्टांसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लेकिन जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आपके एक बेटे को नेशनलिटी मिल गई है, डेफिनेटली अगर एक बच्चे के पास नेशनलिटी है, बाकी बच्चों के पास नहीं है, तो बच्चे या आपकी फैमिली वापस जाएगी तो जो आपकी फैमिली जो प्रॉब्लम आएगी या आपकी यूनियन ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में चले जाएं या मेरी आपको एडवाइस है अगर आपको राइट ऑफ अपील नहीं भी मिला तो फिर भी आप उनको एक होम ऑफिस को या जो केस वर्कर है
उसको एक एडिशनल लेटर लिखें, क्योंकि आपके पास प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जो JR में जाने का जो टाइम है वो 3 मंथ है, वो जब मर्जी आप जा सकते हैं। लेकिन इसलिए भी आइडियली आपको ये होगा कि इनिशियली आप दोबारा केस को बताएं कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे इन ग्राउंड पे हमने अप्लाई किया था, लॉ ये कहता है 9 जुलाई का, लेकिन आपने अकॉर्डिंग द इमिग्रेशन रूल्स सिर्फ कंसिडर किया है, जो गाइडेंस देख रहे हो रूल्स पे आप फॉलो नहीं कर रहे, तो आप इस केस को रिकंसिडर करें और इसमें प्रॉपर अपना डिसीजन दें। अगर आपने इसको वीज़ा ग्रांट नहीं करना तो एटलीस्ट हमें राइट ऑफ अपील दो, ताकि हम इमिग्रेशन जज के सामने जाके अपने केस को या अपने सर्कमस्टांसेस को जस्टिफाई कर सकें। अब डिपेंड करता है, अगर राइट ऑफ अपील मिल जाता है फेयर इनफ, क्योंकि अगर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट अगेन आपको राइट ऑफ अपील ग्रांट करेगा। अगर आपको कम एक्सपेंसिव में या शॉर्ट टाइम में इमिग्रेशन ऑफिसर या केस वर्कर खुद रिकंसिडर करते हुए दोबारा अपील दे दे, तो वो मेरा ख्याल आपके लिए इकोनॉमिकली और टाइम स्केल में दोनों के लिए फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर इमिग्रेशन ऑफिसर या केस वर्कर जो है वो दोबारा उसको रिकंसिडर नहीं करता, उसको वीज़ा ग्रांट नहीं करता, राइट ऑफ अपील नहीं देता, तो फिर आपके पास राइट है कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें और JR करें, लेकिन वो इस डिसीजन के विदिन 3 मंथ के अंदर होना चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है, जो आपके जो सोलिसिटर है उसने जो एडवाइस किया, आप पे चॉइस है कि आपने कौन सा एक्शन और प्लान करना है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब, एक आपसे एक मशवरा करना है। मेरी छोटी सिस्टर है, और ये ब्रिटिश नेशनल है, तकरीबन 20 साल में रहती है वहाँ, और अब वो इंडियन नेशनल से शादी है। ठीक। She has got full British nationality। अच्छा, तो अब वो ये करना चाहते हैं, वो ये ब्रिटिश नेशनलिटी गिव अप करके वो इंडियन बनना चाहती है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना है, 2 छोटे से सवाल हैं कि जब गिव अप करेगी तो इंडियन नेशनलिटी तो मिल ही जाएगी, लेकिन क्या वो एट द सेम टाइम कैन शी अप्लाई फॉर ओवरसीज ब्रिटिश नेशनलिटी? एक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी कोई दूसरी उसको फैसिलिटी मिल सकती है ताकि वो ब्रिटेन आ सके? ऐसी टेम्परेरी का वीजा या ऐसी कोई कार्ड है जो फैसिलिटी जो, ताकि उसको इस कंट्री को आने के लिए आसानी हो? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, मैं जो आपको एडवाइस करता हूं या हमारे लाइव प्रोग्राम का जो मकसद है आपको एडवाइस करना यूके लॉ के मुताबिक, वो भी जेनेरिक एडवाइस कि आप क्या कर सकते हैं या लॉ क्या कहता है। जो आपका कंसर्न है, आप यूके नेशनलिटी को गिव अप करके इंडियन नेशनलिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन लॉ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मेरी रीडिंग है, मेरा नॉलेज है, वो ये कहता है कि इंडिया लॉ के मुताबिक अगर आप किसी और कंट्री की नेशनलिटी लेंगे तो आपको अपनी इंडियन नेशनलिटी को सरेंडर करना होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोबारा अब इंडिया की नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो ब्रिटिश या जो यूके की नेशनलिटी है वो आपको सरेंडर करना होगी। अब आप अप्लाई करें, इंडियन नेशनलिटी ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास अगर इंडियन नेशनलिटी हो गई तो फिर आपको ओवरसीज़ ब्रिटिश नेशनलिटी भी आप कीप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो आंसर देंगे ये सॉलिसिटर या ब्रिटिश नेशनलिटी वाले नहीं दे सकते। आपको इंडियन हाई कमीशन जो यूके में है या उनकी वेबसाइट या उनको कॉन्टैक्ट करें और उनको बताएं कि हमने इंडियन नेशनलिटी को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम इसको रखना चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम चाहते हैं कि जस्ट फॉर द बैकअप टू ईजी टू बी विजिट टू द यूके, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जो हम करें, तो क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए एलिजिबल हैं। अब डिपेंड करता है कि वो क्या आपको एडवाइस करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि एक्चुअली मैं 2007 में आया था HSMT वीज़ा पे। ठीक। और उसके बाद मेरी ILR हो गई थी, तो फिर मैंने अभी लास्ट 2 वीक्स बैक मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया है। ठीक। तो एक्चुअली मेरी वाइफ आए थे, वो मेरी वाइफ और मेरा बेटा आए थे 2009 में। ठीक। उनकी भी 1 साल पहले ILR हो गई थी। ठीक। तो मैंने एज ए फैमिली नेचुरलाइजेशन के लिए अब अप्लाई किया है, पर मेरे को किसी ने अभी बताया है कि उनके 5 साल अभी पूरे नहीं हुए कंट्री में, तो उनको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में था। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया, अच्छा किया, बेस्ट होता आपने पहले एडवाइस दी होती।
लेकिन एनीवे आपने अप्लाई कर दिया। लॉ ये कहता है कि आप 5 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, जो 9 जुलाई 2012 का जो पहले लॉ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस लॉ के मुताबिक अगर आप यूके में 5 साल गुजारें और अपने नेशनलिटी के 1 साल के बाद आप इन टोटल नेशनलिटी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए स्पाउस आते हैं तो फिर अगर आप यहाँ पे 3 साल गुजार लें तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करें एज़ फार एज़ आपने इंडेफिनिट के बाद 1 साल पूरा कर लिया। आपने मेरा ख्याल है दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, अप्लाई कर लिया, वेट करें, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई मेरे 2 सवाल हैं। जी मैंने बिस्मिल्लाह। पूछना था, जो अभी सुना है कि अक्टूबर के बाद टेस्ट चेंज हो रहा है डेफिनेट स्टे लेने के लिए, ठीक। वो कौन सा टेस्ट है? और दूसरा सवाल ये है कि ये जो टेस्ट है जो पास करूंगा मैं डेफिनेट स्टे के लिए, वो ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के लिए भी चल जाएगा या नहीं, ये पूछना है। आपकी कॉल का आप अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, आज आपने इंडेफिनिट अप्लाई करना है। इंडेफिनिट के लिए रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू पास अ लाइफ इन एजुकेट टेस्ट, कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है, स्वाई आपने जो ई-सोल करना है या आपने लाइफ इन एजुकेट टेस्ट पास करना है। सबसे पहले डेमोस्ट्रेट करें, कंसंट्रेट करें कि आज की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरे करते हुए अपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करें। जब अक्टूबर आएगा, लॉ चेंज होगा, रिक्वायरमेंट चेंज होगी, तो देन हम आपको एक बेटर एडवाइस करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन ये बात क्लियर है, वर्जन चेंज हुआ है, लेकिन अभी तक जो लाइफ इन एजुकेट टेस्ट पास करेंगे, जब वो नेचुरलाइजेशन या नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेंगे, तो उनके लिए वो लाइफ इन एजुकेट टेस्ट जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा टू मेक द एप्लीकेशन फॉर द नेशनलिटी। इसलिए अभी तक कोई लॉ नहीं आया। जब आएगा डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने प्रोग्राम में आपको उसकी अपडेट कर सकूं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे यार साहब, मेरे 2 छोटे से क्वेश्चन है, उसके बारे में पता करना था। जी फरमाइए। पहली बात तो ये कि मैं पोस्ट स्टडी वर्क पे हूँ, मैंने अपने डिपेंडेंट का वीजा अप्लाई करना था इनसाइड द कंट्री। ठीक। तो मेंटेनेंस का फंड 90 डेज के लिए पूरा है, लेकिन वो मेरी वाइफ के नाम पे है। तो अगर मैं उसको अभी ज्वाइन करके अभी अप्लाई कर सकता हूँ तो पिछला 90 डेज कवर करके, अगर मैं अपने नाम के साथ अपनी वाइफ को। और दूसरा क्वेश्चन ये कि ये जो अक्टूबर के बाद B1 का टेस्ट है सेटलमेंट के लिए, तो ये क्या उन लोगों के लिए भी वैलिड होगा जिन्होंने एप्लीकेबल होगा उन लोगों पे भी जिन्होंने यहाँ से यूके से मास्टर डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट्स में? ये 2 चीजें प्लीज अगर बता दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन, एज फार एज आपके सिंगल अकाउंट में या आपके जॉइंट अकाउंट में पैसे हों, 90 डेज का थ्रेशोल्ड जो रिक्वायर्ड है पूरा हो रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। अगर आपका पहले सिंगल अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट करें, 90 दिन पूरे हो जाएं, यू आर एलिजिबल टू मेक एप्लीकेशंस। जो सेकंड क्वेश्चन था, अगर आपने जो लाइफ इन एजुकेट टेस्ट होगा उसके लिए वो पास करना है, लेकिन डिग्री का अगेन अक्टूबर में जब वो क्लियर कोई लॉ आएगा उस वक्त हम आपको एक बेटर एडवाइस करने की पोजीशन में होंगे। अब वो क्लियरली बता देंगे कि जो आप लोगों ने जैसे लाइफ इन एजुकेट टेस्ट है या ई-सोल है फॉर द नेचुरलाइजेशन या इंडेफिनिट के लिए, रिगार्डलेस आप यूके से मास्टर कर लें, डिग्री कर लें, PhD कर लें, लेकिन स्टिल यू हैव टू पास अ लाइफ इन एजुकेट टेस्ट, देन आप इंडेफिनिट के लिए या नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लाइफ इन एजुकेट टेस्ट पास करना मस्ट है आज के दिन में अगर आपने इंडेफिनिट के लिए या नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना हो, बेशक आपने यहाँ से डिग्री की, मास्टर किया या PhD की। सेम अब जब अक्टूबर के बाद अगर कोई ऐसा लॉ आएगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन लाइफ इन एजुकेट टेस्ट फिर भी पास करना आपको मस्ट होगा। जो सवाल B2 का है, क्योंकि B को इज इक्विवेलेंट टू आपने ग्रेजुएशन की या मास्टर किया, मुझे लगता है कि शायद वो उस जो गाइडेंस होगी उसको चेक कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो एग्जाम्प्ट होंगे जो यहाँ से डिग्री करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी सर। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जो पहले तो सर मैं ये आपको बोलता हूँ आप बहुत ही प्यार से क्वेश्चन सुनते हैं और बहुत ही नाइस एडवाइस देते हैं। आपकी को शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमेंट्स। तो सर मेरे 2 क्वेश्चन है, प्लीज मुझे उसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं 2002 में आया था इधर, तो मेरा उधर फिंगर हो गए थे, साइलम अप्लाई किया था मैंने। ठीक।
तो 2 साल पहले मैंने लेक्सी में केस डाला था। उसने मेरे फोटोग्राफ्स लिए, 2 टाइम उसने मेरे फोटोग्राफ्स लिए, बट उसने मुझे कोई भी आंसर नहीं अब तक दिया। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने एक लॉ सुना है कि अगर आदमी 18 से 25 तक इधर आ गया हो तो उसको रहते हुए उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा इधर उसने व्यतीत कर लिया हो, तो उसका भी कोई राइट बनता है या नहीं बनता? प्लीज मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थैंक यू सर। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया और आपके नाइस कमेंट्स का शुक्रिया। जो पहला सवाल है कि अगर आपने 2002 में आए थे, आपके फिंगरप्रिंट हुए, फोटोग्राफ लिए, असाइलम किया, 2007, 8, 9, 10, 11, 5-6 साल तमाम जो दुनिया के लेगसी किस्म में केस थे सारे उन्होंने निकालने की कोशिश की है। जस्ट नंबर्स ऑफ जो केसेस हैं उनको उन्होंने लेगसी डिपार्टमेंट बंद करते हुए CAA यूनिट डाल दिया, वहाँ पे भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दी फाइल्स। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि शायद आपको पहले होम ऑफिस वालों ने लेटर मांगे हों, फिर उसके बाद आपके जो लेगसी डिपार्टमेंट था उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स मांगे हों। अब आपकी फ़ाइल कहाँ पे है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि आपका जो केस है वो कौन सा डिपार्टमेंट डील कर रहा है। अगर आपके पास किसी किस्म की कोई होम ऑफिस की कोई करस्पॉन्डेंस, कोई लेटर या उनकी कोई कम्युनिकेशन आपके साथ हुई है, आप उसका रिकॉर्ड और उस डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करें कि मेरा एप्लीकेशन ये डाली थी, असाइलम था, पेंडिंग है फॉर द 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, एंड आपने फ़ोटोग्राफ मांगी हैं, बताएं क्या बन रहा है। अगर खुद कर रहे हैं फिर ना, वरना किसी सोलिसिटर को और अपना अथॉरिटी लेटर दें, उनको कहें कि मेरे केस को प्लीज़ चेज़ करें। ये तो फर्स्ट है कि आपको फाइंड करना कहाँ पे आपका केस है और आपके केस का स्टेटस क्या है। एज़ फार एज़ अगर आपके फ़ोटो मांगी हैं, 8-10 साल से पड़ा है केस, बिल्कुल आपको उनको कंसिडर करना चाहिए था। असाइलम क्लेम किया था मार्च 2007 में, लेगसी में क्वालिफाइड करते थे, या कोई भी किसी किस्म के जैसे इंसली आया था उसमें उनको कंसिडर करना चाहिए था। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों को हम साइड पे कर दें, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आप 18 साल से पहले आए थे और आपने मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे गुजार लिया, वो लॉ ये कहता है कि अगर आप यूके में रहते हैं और आपने 7 ईयर्स गुजार लिए और आपकी एज 18 साल से कम है, तो तब आप अपनी एक्सटेंड यहाँ पे लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप 18 साल से पहले आए थे और आपने अपना मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पे गुजारा और आपकी एज 25 से लेस है, तो स्टिल आप अपने होम ऑफिस को एप्लीकेशन करें और एक्सप्लेन करें ये मेरे सर्कमस्टांसिस है, तो देयर इज़ अ मोर लाइकली चांस है कि आपको यहाँ पे रहते हुए लीव मिल जाएगी। वो लीव क्या होगी मुझे इस पर मैं शायद कमेंट्स ना करूँ। मोर लाइकली आपको 2.5 ईयर्स की लीव मिलेगी, आपको 4 साल की एक्सटेंशन होगी 4 टाइम्स, और 10 ईयर्स के बाद यू क्वालिफाइड फॉर द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अब डिपेंड करता है कि पहले आपका केस कहाँ पड़ा है, आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, या आपकी और होम ऑफिस की कम्युनिकेशन क्या है। तमाम चीज़ों को गैदर करें, सोलिसिटर को मिलें, एडवाइस लें, उसको फॉलो करें ताकि आपके केस को प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाए, होम ऑफिस की रिक्वेस्ट की जाए और जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो एक प्रॉपर डिसीजन लेने में उसको आसानी हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई ठीक है? माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह में शुक्र। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 कि बच्ची है एक, उसकी शादी करनी है, बच्ची ब्रिटिश है, उसकी रजिस्टर मैरिज करनी है, साथ इस्लामिक निकाह भी करना है, और जिसके साथ उसकी शादी कर रही हैं वो लड़का स्टूडेंट है, और उसके पास 2.5 साल का वैलिड वीजा है। ठीक। अच्छा, उसकी शादी के बाद क्या हम फौरन ही वो उसका चेंज कर सकते हैं स्टेटस, या फिर हम 2.5 साल में किसी भी टाइम वो स्विच कर सकते हैं एज ए स्पोज वीजे के लिए? एक तो यह है कि जरूरी तो नहीं है कि हम शादी के फौरन पर वो वीजा स्विच करें, या हम वीजा खत्म होने से 2-3 महीने पहले भी स्विच कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरा ये कि लड़की अभी काम भी नहीं करती, वो 18,600 पाउंड वाली वो शर्त अभी सामने है, लड़की खुद भी फुल टाइम स्टूडेंट है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था एज ए डिपेंडेंट, यही आगे ओवर एज हो गया, उसके पास 2 साल का वीजा था। अब उसने ह्यूमन राइट्स पे डाला हुआ है, उसकी मम्मी डैडी ब्रिटिश हो चुके हुए हैं, अब उसको केस डाले 1.5 साल हो गया, लेकिन होम ऑफिस वालों ने अभी तक कोई आंसर नहीं कर रहे। उसके फिंगरप्रिंट हो चुके हुए हैं, सारा कुछ हो चुका हुआ है। तो प्लीज ये दोनों सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक। मेरा ख्याल जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो शॉर्ट है, लेट मी डू एक्सप्लेन फर्स्ट।
सेकंड क्वेश्चन के मुताबिक अगर बच्चे ने यहाँ पे एप्लीकेशन कर दी है, वो अपने पेरेंट्स को डील कर रहा है, मेरा ख्याल बेस्ट है कि जो आपने किया उनको कहें कि आप खुद अपने सोलिसिटर के जरिए उसको चेज अप करें। जो भी आपने सर्कमस्टांसेस बताए थे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के पास रिलाई करते हुए आप उसके जब आप एप्लीकेशन कर दें फिर आपके पास एक ऑप्शन रहती है, सिर्फ उसको चेज करना। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि जब आप कोई एप्लीकेशन कर दें फिर उसको इंस्टेड ऑफ कि आप उसको विड्रॉ करें या कोई ABC सोचें, तो बेस्ट है आप खुद अपने सोलिसिटर के जरिए उस फाइल को, केस को चेज करें कि ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले सके। या जब से आपने एप्लीकेशन की है कोई फर्दर आपके पास एविडेंस आ गई है, कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको अटैच करते हुए साथ लगा दें। लेकिन अगर आपके सोलिसिटर की 1.5 साल हो गया बात नहीं सुनी जा रही, तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि लोकल MP के पास चले जाएं, उनको बोलें कि ये हमारा केस है, हमने अप्लाई किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, ताकि प्लीज़ थोड़ा सा अपना लेटर लिखें ताकि वो एक इसको स्पीड अप कर सकें। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर मैं बताता चलूँ कि लॉ के मुताबिक अगर UK में कोई स्टूडेंट है वो एलिजिबल है कि अगर किसी ब्रिटिश सिटीज़न लड़की से शादी करे तो वो उस पर इन कंट्री रहते हुए अपना वीज़ा डिपेंडेंट के तौर पे अप्लाई कर सके। अब उसकी रिक्वायरमेंट है 3। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दोनों UK में हों और दोनों की जो सोर्स ऑफ इनकम को काउंट करके अगर वो थ्रेशोल्ड को मीट करते हों तो दोनों की इनकम को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट है उसको काम करने की परमिशन नहीं है ड्यू टू उसका कोर्स या जो भी उसके कॉलेज की रीज़न से, तो फिर उसकी जो सिर्फ वाइफ है उसी की इनकम जो है वो 18,600 पाउंड होनी चाहिए। और आपने प्रूफ देना है कि लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ की वेजेस स्लिप्स आपने प्रोवाइड करनी है, जिसमें ये तय हुआ कि आपकी 9,300 के इक्विवेलेंट उसकी जो ग्रॉस इनकम थी और टैक्स पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो उसके बैंक अकाउंट में आ गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बैंक जो वेजेस स्लिप्स हैं वो आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, और जो उसकी जो इनकम है जब उसके अकाउंट में आई तो वो उसका प्रूफ ऑफ इनकम हो गया। तो दोनों चीज़ों को आपने कोलैबोरेट करना है ताकि ये प्रूफ हो सके कि उसकी जो इनकम है वो 18,600 पाउंड है पर रही है। लेकिन आपने सिर्फ प्रूफ 6 मंथ का देना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपकी बेटी जो है वो काम नहीं करती, वो अगर आज से बेशक वो फुल टाइम स्टूडेंट है लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ वो अगर अपना काम शुरू करती है लेकिन उसकी जॉब की जो पे है वो बड़ी हाई है और वो सिर्फ 3 दिन काम करने से जो उसकी इनकम है वो लेट से 16,000 पाउंड बन सकती है पूरे मंथ की, तो बिल्कुल वो कर सकती है, अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन रखे। लेकिन साथ ही साथ अगर अपने 3 दिन 4 दिन जो भी उसका टाइमिंग है या ओवर टाइम लगा के अगर वो काम करके अपने 18,600 के हिसाब से अपनी इनकम को प्रूव करती है तो बिल्कुल वो एलिजिबल है। लेकिन अगर आज से वो स्टार्ट कर देंगे तो वो सीधा एग्जैक्टली 6 मंथ के बाद वो क्वालिफाइड करेंगे कि वो अपने यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सके। जो आपका उसका सेकंड पार्ट था कि अगर शादी अभी हो जाए तो हमें 2.5 साल के बाद अप्लाई करना चाहिए या अभी करना चाहिए, अगर मुझसे एडवाइस पूछते हैं तो आइडियली ये है कि वंस उसकी शादी होती है तो जितनी जल्दी से जल्दी आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके या जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी करते हुए जितनी जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे वो उन दोनों के लिए बेटर होगा। लेकिन अगर आप वेट करेंगे 2.5 साल का, उस पर फिर क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने 2 साल पहले क्यों नहीं अप्लाई किया। लेकिन लॉ इस पर स्टॉप नहीं करता आपको कि आप बिल्कुल आप लास्ट डे में नहीं कर सकते, लेकिन आइडियली और प्रैक्टिकली ये सूटेबल नहीं है कि आप शादी अब करें और उसका वीज़ा जो है वो 2.5 साल के बाद अप्लाई करें और उसके बाद फिर आपको ये इस्टेब्लिश करना होगा कि 2.5 साल में आपका रिलेशनशिप और उसकी तमाम करस्पॉन्डेंस, और फिर ये काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो डिटेल्स में वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो किसी किस्म का भी उसके माइंड में डाउट आ सकता है। इसलिए बेशक लॉ इसकी परमिशन देता है, लेकिन अगर मुझसे एडवाइस मांगते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं शादी करें, काम स्टार्ट करें, अगर एजुकेशन साथ कर रही है कैरी ऑन रखे, लेकिन साथ ही साथ अपने इनकम को प्रूव करते हुए मैरिज सर्टिफिकेट 18,600 के इक्विवेलेंट जो उसने 6 मंथ में 9,300 पाउंड कमाया, उसकी बैंक स्टेटमेंट, वेजेस स्लिप्स, और उनके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है, उनका अपना घर है, किराए पे है, रेंट पे है, किसी भी सूरत में वो साथ लगा के अप्लाई करते हैं, पिक्चर्स और फैमिली के जो चीज़ें सपोर्टिंग, तो मुझे लगता है कि उनको वीज़ा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, वो बाय पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो लड़का यहाँ पे रह रहा है, स्टूडेंट है, स्टडी कर रहा है और तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि इंस्टेड ऑफ सेंड बाय पोस्ट आप सेम डे की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, मॉर्निंग जाएं 12 बजे 3 बजे तक आपको वो सेम डे आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए वहाँ पे सेम डे सर्विस अवेलेबल है, आपको सेम डे वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं
नाजरीन टाइमिंग है छोटी सी ब्रेक का, 10 मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हमारा ईमेल एड्रेस आपको आ रहा है, अगर किसी को कॉन्फिडेंशियल डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। नाज़रीन बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब, मेरे छोटे से 2 क्वेश्चन है, वो पूछना चाह रहा हूँ। वेलकम। मैंने ना मैंने ऑलरेडी अपनी मिसेस का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वो यहाँ पे आ गई हुई हैं। उनको 2.5 साल के जो वीज़े हैं ना, उस बेस के ऊपर उनको वीज़ा मिला है। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 2.5 साल में एक्सटेंशन होगी, उनके ऊपर वो 18,500 वाला वो प्रूफ इनकम मुझे दिखाने पड़ेंगे या वैसे ही उनको प्रूफ ऑफ दूसरे वो शो करने पड़ेंगे, घर के इकट्ठे रह रहे हैं ये वो, और उसकी एक्सटेंशन की जो 2.5 साल बाद है उसकी फीस क्या होगी? ठीक। और क्वेश्चन? और दूसरा क्वेश्चन है कि मैं अपनी ना फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को ना स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ एज ए विजिट। वो ऑलरेडी यहाँ पे विजिट कर चुके हुए हैं पहले 3-4 दफा, लेकिन किसी और स्पॉन्सर के ऊपर। लेकिन अभी उन्होंने साथ में अपनी उनकी छोटी डॉटर है, अंडर एज ही है 15 ईयर, तो उसको भी साथ लाना चाह रहे हैं अपनी ना बेटी को मिलने के लिए। और मेरे पास अभी जो है ना, मैं पहले तो ऑलरेडी मेरे पास 3 बेड घर था, अभी 1 बेडरूम हाउस है मेरे पास ना, 1 बेडरूम घर है। तो उनको बुलाने का क्या तरीकाकार होगा? मैं उनको अगर स्पॉन्सर करता हूँ तो मुझे वो रहायश का क्या, होटल बुकिंग या कोई और घर लेके, या किस तरह क्या तरीकाकार है जो उनको मैं स्पॉन्सर कर सकूँ? आपकी कॉल का शुक्रिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपको 2.5 साल का आपकी मिसेज को वीज़ा मिला है एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल और यू आर सेटल्ड इन द यूके, डेफिनेटली जब आप उसकी एक्सटेंशन पे जाएंगे तो सेम रिक्वायरमेंट होगी कि आप स्टिल अपने जो थ्रेश होल्ड है उसको मीट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने 2.5 साल में इकट्ठे रहते हुए जो आपकी करस्पॉन्डेंस, जो डिफरेंट आपका रिलेशनशिप टू प्रूविंग योर रिलेशनशिप इज स्टिल सब्सिस्टिंग, ये आपको साथ लगाना होगा, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। जो क्वेश्चन था, डेफिनेटली आपको अपनी इनकम प्रूव करना होगी कि स्टिल आपकी जो इनकम है मोर देन 18,600 पाउंड है, ताकि आप अपने आप को अकोमोडेट मेंटेन कर सकें विदाउट स्टेट बेनिफिट। जो सेकंड क्वेश्चन है, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब कोई यहाँ पे फैमिली विजिट पे आना चाहे तो आपके पास सफिशेंट अकोमोडेशन हो। अगर आप आपकी मिसेज यहाँ पे रह रहे हैं और आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ 3 लोग आना चाहते हैं तो 1 बेडरूम आपके लिए सफिशेंट नहीं है। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना कोई नया और घर का कॉन्ट्रैक्ट करें, 3 बेडरूम हो या अपनी सफिशेंट अकोमोडेशन हो, ताकि वो इजीली आप उनको अकोमोडेट कर सकें। लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देखने में आया है कि अगर आप उसको फैमिली विजिटर अप्लाई करते हैं और आप उनकी अकोमोडेशन किसी होटल में करवाते हैं तो फिर होम ऑफिस के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है या उनके पास अच्छा पॉइंट है आपके केस को रिफ्यूज़ करने का कि आप उनको फैमिली विजिटर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी मिसेस के पेरेंट्स हैं, हॉट भी पॉसिबल कि आप घर में रहेंगे, वो होटल में रहेंगे, तो ये शायद कोई इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं होगा टू मेक द एप्लीकेशन फॉर विजिटर। तो इसलिए पहले आप अपने अकोमोडेशन वाले मैटर पे कंसंट्रेट करें। अगर आप 3 बेडरूम घर में मूव नहीं भी होते, लेकिन आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बात कर लें कि वंस दे गॉट अ वीज़ा, तो आप स्टेट एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट, जो प्री कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप वो करके उसकी साथ तमाम डिटेल्स दे दें, अंडरटेकिंग ले दें, जो स्टेट एजेंट है उसका लेटर लगा दें कि अगर उनको वीज़ा मिलता है तो फिर डेफिनेटली वी ऑलरेडी प्लान टू बी मूव ऑन दिस प्रॉपर्टी, और जब उनको वीज़ा मिलेगा तब तक हम उस प्रॉपर्टी में मूव हो जाएंगे। अकोमोडेशन वाला मैटर इस तरीके से कुछ सॉल्व हो सकता है। जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके पास फंड होने चाहिए या आपके पास होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें लगानी पड़ेंगी, और साथ साथ आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उनका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके अपनी फैमिली को और यूके को विजिट करना है और वीज़े के अंदर अंदर उन्हें वापस चले जाना है। ये चीज़ें के साथ होंगी तो डेफिनेटली उनको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी मेरे छोटे छोटे से 3 क्वेश्चन है। पहला तो ये कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो वो कोई कोर्स अगर इधर करना आए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये कि अगर किसी को रेफ्यूजी स्टेटस की बेस पे इंडेफिनेट लीव मिले तो वो क्या पाकिस्तान जा सकता है। और तीसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फैमिली विजिटर होते हैं उनको क्या राइट ऑफ अपील मिलता है या नहीं, बस ये बता दीजिए प्लीज। ठीक, आपने इंग्लिश का मुझे लगता है कि शायद आपने इंडेफिनेट की बात कर रही हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, अगर आप रिफ्यूजी से जाना चाहते हैं, लेकिन रिफ्यूजी से जब आप इंडेफिनेट के लिए जाते हैं या कोई अप्लाई करता है तो एज़ फार एज उसकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं है।
लेकिन अगर इस स्टेटस के बाद आप नेशनलिटी पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ता है या ई-सोल पास करना पड़ता है। वो आप उसकी लिस्ट चेक कर लें, होम ऑफिस की वेबसाइट पे चले जाएं या किसी भी कॉलेज में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ से कर लें, चेक कर लें वो कि होम ऑफिस की लिस्ट पे है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं कि वहाँ से कोर्स करके और उस सर्टिफिकेट को साथ लगा के आप होम ऑफिस को अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो यहाँ पे रिफ्यूजी हो वो पाक अपने होम कंट्री जा सकता कि नहीं, रीज़न ये है कि आपने रिफ्यूजी स्टेटस इसलिए मिला था कि आप अपने कंट्री में जाओगे तो आपकी लाइफ को ख़तरा है। बिल्कुल आप अगर आपको इमीडिएटली इंडेफिनिट मिला फ़ौरन आप वहाँ पे जाते हैं तो इट मीन्स जो आपका क्लेम था वो तो फिर सही नहीं था, या आप इस वक्त या उस वक्त आपने किसी न किसी चीज़ को हाइड करने की कोशिश की है। लेकिन देखने में आया है कि अगर आपको नेशनलिटी वगैरह मिल जाती है तो फिर कोई इतना ज़्यादा इस पर कंसनट्रेट नहीं होता। लेकिन अगेन अगर आप किसी कंट्री में ये क्लेम करते हैं कि मैं वापस जाऊंगा या इस कंट्री में जाऊंगा या इस इलाके में जाएंगे तो बिल्कुल मेरे पास मुझे कोई और नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि मुझे किल कर दिया जाएगा ड्यू टू ए बी सी कोई रीज़न भी। लेकिन अब आपको इंडेफिनिट मिला है, स्टेट भी आप लोगों ने जाने का प्लान कर लिया तो वापस आते हैं तो शायद कभी अगर फ्यूचर में कोई मसला बने तो आपके लिए इशू आ सकता है। लेकिन अगर किसी को यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर ये सारी जो एक्सपीरियंस में या प्रैक्टिकल देखने में आया है तो इतनी चीज़ें फिर ये बॉदर या मैटर नहीं करती। जो लास्ट क्वेश्चन था कि आपने किसी को विजिटर यहाँ पे आना हो या विजिटर बुलाना हो तो आप कैसे, उसकी अपील का राइट है या नहीं। अब होम ऑफिस ने जो नई गाइडेंस आई है उसके मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके होल ब्लड अगर आप उनके लिए विजिटर अप्लाई करते हैं और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उनको राइट ऑफ अपील है। उसके अलावा जो कज़न्स, आंट, आंटी, अंकल, इनके लिए जो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो राइट ऑफ अपील, फुल राइट ऑफ अपील जो है उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया है। तो इट मीन्स अगर आपका फुल ब्लड ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, डॉटर्स इन रिलेशनशिप में अगर आपके कोई रियल विद होल ब्लड अगर आपके कोई आपको अप्लाई करता है, अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी विजिट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके पास राइट है कि वो फुल राइट ऑफ अपील मिलेगा, वो अपील कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आप किसी स्टेप कज़न को किसी को अप्लाई करते हैं या फ्रेंड्स को स्पॉन्सर करते हैं, अगर उसको वीज़ा मिलता है फेयर इनफ, अगर वीज़ा नहीं मिलता तो फिर अनफॉर्चुनेटली उसके पास फुल राइट ऑफ अपील नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल है और मेरा एक सवाल है जी। जी फरमाइए। कि मेरी मिसेज के लिए मैंने अप्लाई किया था सेटलमेंट के लिए, ठीक है, और उन्होंने ये इंडेफिनिट लीव टू इंटर यूके जो है ना वो स्टैंप लगा के उधर से दी है इस्लामाबाद से, तो लेकिन ऊपर जो टाइम है ना वो 27 महीनों का है। तो हमने समझा कि शायद ये अब हमें 5 महीने ये लेट आई थी ना फिर, क्योंकि बच्ची का पासपोर्ट हमने अप्लाई किया था ब्रिटिश, तो हमने समझा शायद वो एक्सटेंशन के लिए वो भेजे थे, लेकिन उन्होंने वो वापस कर दिया। तो उन्होंने ये लिखा है कि यू हैव इंडेफिनिट लीव टू एंटर द यूके, द टाइम लिमिट इज मिसलीडिंग। तो हमें ये बता दें कि हमें क्या करना चाहिए या वेट करें। सॉरी मुझे लगता है मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका। आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था, 27 मंथ का वीज़ा मिला था और आपने जब अपनी इंडेफिनिट अप्लाई की तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, एम राइट? नहीं 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 नहीं, जब पाकिस्तान से हमें वीज़ा मिला है ना, अप्लाई क्या किया था? ये स्पाउस का। ठीक है, तो उन्होंने वहां से जो है ना वो ये स्टंप लगा के दिया है इंडेफिनिट लीव टू इंटर द यूके। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर जो है उन्होंने 27 महीनों का वही टाइम दिया है, फ्रॉम से वैलिड जो है ना वो 27 महीनों तक है। ठीक, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि शायद मैं कोशिश करूंगा कि इसको इन जनरल एडवाइस करूं, शायद आप इसमें अंडरस्टैंड कर जाएं या आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगी कि आप सोल्यूशन के पास चले जाएं। होता ये है कि मेरे ख्याल में आपने अपनी वाइफ का एज ए स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया और साथ ही शायद आपका कोई बच्चा होगा, उन्होंने जब स्टैम्प किया बच्चे को इंडेफिनिट लीव टू इंटर करना था, लेकिन उन्होंने आपकी वाइफ को उसमें क्लैरिकल मिस्टेक समझ लें या कुछ भी, लेकिन क्योंकि इंडेफिनिट लीव टू इंटर का मतलब ये होता है कि आपको अपने होम कंट्री से इंडेफिनिट मिल गया है
और आप विदिन 27 मंथ कभी भी यहाँ पे इंटर होके जब आप अपने 5 साल पूरे करेंगे या स्पाउस के तौर पे 3 साल पूरे करेंगे तो आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको देन ऑन दिस सिनेरियो आपको इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने अप्लाई स्पाउस वीज़ा किया था, अब उसका जो इमिग्रेशन ऑफिसर था या केस वर्कर था उसने शायद आप रॉन्ग स्टैम्प कर दी, वो बेसिकली उन्होंने आपको लीव टू इंटर वीज़ा दिया था और वो 27 मंथ का जो सेंस बनती है कि आप यहाँ पे सेटल हैं, स्पाउस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको हमेशा 27 मंथ के वीज़े मिल रहे थे ताकि अगर आप 3 महीनों के अंदर अंदर आप अपना ट्रैवल कर लें और पूरे 2 साल पूरे होने पे बगैर एक्सटेंशन अप्लाई किए हुए आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकें। अब आपको चाहिए तो ये है कि जब आप लेटर लिखें उनसे बिल्कुल कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमने अप्लाई ये किया था, आपने वीज़ा हमें ये दे दिया, आप मुझे एडवाइस करें कि क्या हमारा स्टेटस क्या है। या सेकंड बिल्कुल क्लियर कट है, जब आप यहाँ पे 2 साल पूरे हो जाए आपको रहते हुए तो आप अपनी इंडेफिनिट की आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर आपने इसके दौरान कोई और एप्लीकेशन की है, इट मीन्स आपने मिसलीड किया है या मिसअंडरस्टैंड किया है या उन्होंने अपनी गलती को शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात क्लियर है स्पाउस का अप्लाई किया, स्पाउस का वीज़ा मिलना था, क्वालिफाइड स्पाउस भी करते हैं, आपकी मिसेज किसी भी सूरत में इंडेफिनिट लीव टू इंटर के लिए क्वालिफाइड नहीं करती थी। अब अगर वो 5 महीने लेट आई है तो अब आपके पास ऑप्शन ये थी कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आप एक्सटेंशन अप्लाई करते, वो आपको 6 माह की मिलती, साल की मिलती, 2.5 साल की मिलती। लेकिन जब आपके यहाँ पे 24 महीने 2 साल पूरे हो जाते, आप क्वालिफाइड हैं कि आप इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करें, क्योंकि आपकी मिसेज को जो लीव मिली थी वो 9 जुलाई से पहले मिली थी। उस लॉ के मुताबिक जो प्रोबेशन पीरियड था वो 2 इयर्स था, अब 5 साल हो गया उसके बाद, लेकिन 2 साल पूरे करते हुए डेफिनेटली वो क्वालिफाइड करती कि वो इंडेफिनिट अप्लाई करे। अगर तो ये सर्कमस्टांसेस हैं तो आप जो मैंने एडवाइस किया इसको फॉलो कर लें। लेकिन अगर कोई समझते हैं कि मेरी एडवाइस करने में या आपको कोई डाउट है या क्लियर नहीं है, मेरी आपको एडवाइस है कि आप किसी सोलिसिटर के पास चले जाएं, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और फिर होम ऑफिस के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करें और चेक करें कि हमने अप्लाई ए किया, वीज़ा बी मिला, वे इज़ अ रॉन्ग, या एप्लीकेशन में या केस वर्कर ने या इमिग्रेशन ऑफिसर ने किसी न किसी जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको क्लियर करें और जिसके लिए आप क्वालिफाइड करते हैं उसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने अपना ILR अप्लाई करना है 12 दिसंबर 2013 को। ठीक। मैं UKBA की वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि जो लोग अक्टूबर 2013 के बाद ILR अप्लाई करेंगे उनको लाइफ इन द UK टेस्ट के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रूफ करना होगा। तो मैं उनकी वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि वो बता रहे हैं कि ये B1 है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग है। तो मुझे बेसिकली ये मालूम करना है कि ये B1 खुद कोई कोर्स है या B1 एक लेवल है जो कि इक्विवेलेंट होगा ESOL के, IELTS के या किसी और कोर्स के। क्योंकि मेरा जो अप्लाई करना है ILR वो दिसंबर में और ये रूल अक्टूबर 2013 के बाद अप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास सिर्फ 1 महीना उस वक्त बचेगा, तो टेस्ट देना और बाकी मतलब चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन मुझे मालूम ही करना है कि B1 बेसिकली क्या है, ये खुद कोई कोर्स है या ये लेवल है? आपकी कॉल का शुक्रिया। B1 बेसिकली एक एक्रेडिटेशन ESOL एक एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है और उसकी कैटेगरीज हैं या उसके लेवल्स हैं। जैसे IELTS होता है, IELTS में आपने 4 बैंड ले लिया, 4.5 ले लिया, 5.5 ले लिया, 6 ले लिया, 6.5 ले लिया। इसी तरीके से जो ESOL क्वालिफिकेशन है उसके अंदर जो ग्रेडिंग की हुई है या लेवल हैं वो उन्होंने A1, A2, B1, B2। सो इसलिए आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक एक्रेडिटेशन बॉडी है ESOL, और वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको वो असेस करते हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो किस लेवल की है। जो सबसे बॉटम लाइन है वो A1 है, उससे ऊपर A2, B1, B2, लेकिन जो B1 है वो इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो 4.5 IELTS के। अगर आपका जनरल में, एकेडमिक में अगर ओवरऑल आपका 4 बैंड आता है तो अगर ESOL में आपका B1 आएगा तो ये दोनों लेवल आई थिंक इक्विवेलेंट है, या 4 या 4.5, इन दोनों में से जो एक है वो B1 के इक्विवेलेंट है।
जो आपका इसका जो सेकंड पार्ट है अक्टूबर के बाद आपके पास 1 महीना होगा या टाइम होगा, डेफिनेटली अगर उस दिन रिक्वायरमेंट है तो आप अक्टूबर से पहले पास कर लें, वो भी एक्सेप्ट होगा। लेकिन मेक श्योर करें कि अगर आप होम ऑफिस के जो लिस्ट में एक्रेडिटेड जो लिस्ट में है एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स उसमें पास करें, वरना अनफॉर्चुनेटली किसी डिपार्टमेंट से किसी कॉलेज से आज आप पास कर लें और अनफॉर्चुनेटली दिसंबर में वो यूके बीए की लिस्ट पे ना हुआ तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी एप्लीकेशन में एक्सेप्ट नहीं होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें। तो मैं हमेशा अपने व्यूअर्स से कहता हूँ कि कोशिश करें कि बिल्कुल जब एप्लीकेशन करने का टाइम आए उसके निकल जाके एप्लीकेशन करें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं यहाँ पे टियर 1 जनरल वीज़ा पे थी और मेरे 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी के कंप्लीट हो गए 2 मंथ्स अगो और मैंने अप्लाई कर दिया फॉर लॉन्ग रेजिडेंसी। मेरे साथ 2 डिपेंडेंट थे, एक मेरा बेटा फॉर द एज ऑफ 10 और मेरे हस्बैंड। उस टाइम जब मैंने 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी अप्लाई किया तो मेरे हस्बैंड और बेटे की हमने FLRM एप्लीकेशन डाल दी। बट अब मेरे हस्बैंड के भी 10 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं और लेकिन मेरा बेटा यहाँ बोर्न नहीं हुआ, वो सिर्फ 2007 में उसने ज्वाइन किया, जो कि अभी सिर्फ 6 साल से हमारे साथ है और जो कि यहाँ बोर्न नहीं हुआ। तो अब हमारे लिए क्या ऑप्शन हो सकती है? लाइक मेरे हस्बैंड के भी 10 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, मेरी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है इन 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी में। तो what could be the option like for my husband or my आपकी son? कॉल का शुक्रिया। आपने अच्छा किया, आपने अप्लाई कर दिया, आपने साथ ही अपने हस्बैंड और अपने बच्चे की एप्लीकेशन एज ए डिपेंडेंट अप्लाई कर दी, आपने फीस पेड कर दी है। अगर तो मुझे ऑप्शन पूछें, आई थिंक आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर मुझे पूछें कि आपके लिए आइडियल क्या पॉसिबल है, वो ये है कि जो आपने एप्लीकेशन की है आप उसका वेट करें। प्रैक्टिकली बाय लॉ के मुताबिक आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आपने 10 ईयर्स पूरे करते हुए अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया, जो आपके हस्बैंड हैं वो अपनी एक फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल पूरे कर लिए, वो भी अपना इंडिविजुअल एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसलिए ये आपके लिए दोबारा आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पहला केस आपने पेंडिंग है, 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, जो कि मेरे ख्याल सून आपका डिसीजन आ जाएगा, तो ये आपको विड्रॉ करना, फ्रेश एप्लीकेशन करना शायद आइडियल नहीं है। अब आप वेट करें, आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा, आपके हस्बैंड को आपके एज ए डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा। वंस आपके हस्बैंड को आपके एज ए डिपेंडेंट मिलता है तो वेरी नेक्स्ट डे वो क्वालिफाइड करते हैं कि वो आपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करें, क्योंकि इंडेफिनिट की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि जो लोग यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करें उनको 2 साल प्रोविशन पीरियड गुजारना होगा अगर वो यहाँ पे डिपेंडेंट आए हैं बिफोर द 9 जुलाई 2012। आपके हस्बैंड आपसे आई थिंक जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो 9 जुलाई से पहले आए थे, 2 साल गुजार लिए, तो ऑटोमेटिकली जब उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा तो वेरी नेक्स्ट डे इमीडिएटली बाय द सेम डे जाके आप अपने हस्बैंड के लिए इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके को दोबारा एप्लीकेशन करेंगे, लॉन्ग रेजिडेंसी में जाएंगे, आप सेम डे सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी, यू हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम। सो बेटर अपना इंडेफिनिट वीज़ा मिल जाए, आपके हस्बैंड को डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाए। अब आपका जब बेटा है स्टेट वे, जब आप मैं ख्याल वो उनको भी डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी फैमिली जो फीस आपने पेड कर दी है उसी में कंसिडर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लॉ की बात करते हैं, लॉ बिल्कुल परमिट करता है कि आपके हस्बैंड हैं, आपने अप्लाई किया था, अब उनके पास 10 साल पूरे हो गए, वो अपनी फ्रेश एप्लीकेशन करें और बता दें कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैरी ऑन करना चाहता हूँ, स्टेटस को आप अपने अलग करना चाह रहे हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन मुझे लगता है कि शायद आइडियल ना हो इकोनॉमिकली और टाइम स्केल के हिसाब से। बेस्ट है वेट करें, जब आपको इंडेफिनिट मिल जाए, आपके हस्बैंड को डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाए, वो वेरी नेक्स्ट डे जाके सेम डे के तौर पर जाके इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी मिस्टर गुल, मुझे लिटिल 2-3 इंक्वायरीज करनी थी आपसे। प्लीज गो अहेड। हमें 2011 मार्च में ह्यूमन राइट्स के बेस पे, बच्चों के बेस में लिमिटेड लीव टू रिमेन मिला था 3 इयर्स का। ठीक। पहले हमारी बेटी थी उस टाइम पे 7 इयर्स की एंड एक बेटी यहाँ पे बॉर्न हुई थी। ठीक। तो 2 बच्चे हैं अभी एंड उस वीजे पे हम बैक होम भी जाके आए हैं। वो हमें पूछना है कि वो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता, हमारी एक्सटेंशन ड्यू है नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में, एंड हमें इंडेफिनेट कब मिलना है
और थर्ड थिंग कि हमें जो हमारी एप्लीकेशन एक्सटेंशन के लिए भेजनी है कि वो हम अपने आप सारा कुछ करके भेजे तो ठीक है या किसी सॉलिसिटर के थ्रू। एंड लास्ट थिंग कि लाइफ इन यूके हम अभी कर लें या फिर हमें कहीं से पता लगा था कि अक्टूबर के बाद कोई न्यू आने वाला है वो करें तो वो ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। जो तीनों क्वेश्चन हैं रिलेट टू ईच अदर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको डिस्कशन लीव मिली। डिस्कशन लीव का मतलब ये था कि जब आपने अप्लाई किया आप अंडर द इमिग्रेशन रूल्स क्वालिफाइड नहीं करते थे। होम ऑफिस ने आपके सर्कमस्टांसिस को या आपके हालात को कंसिडर करते हुए आपको 3 साल की डिस्कशन लीव दे दी। अब डिस्कशन लीव में तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फुल टाइम रहने की, काम करने की, ट्रैवल करने की इजाज़त है। आप जाते हैं अपने कंट्री में, किसी और कंट्री में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी एक्सटेंशन पे, इंडेफिनिट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जब आपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करनी है, अब आपने 3 साल गुजार लिए, अब आप इसकी एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे, 3 साल की एक्सटेंशन और मिलेगी। इन टोटल 6 ईयर पूरे करते हुए आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। जो थर्ड क्वेश्चन था आपका कि इंग्लिश का पास करनी, वेट करें, बिल्कुल सही एडवाइस है। जब आप इंडेफिनिट के पास आएंगे या वो टाइम होगा उस वक्त देख लें कौन सा कोर्स, कौन सा इंस्टीट्यूट जो यूकेबी की वेबसाइट पे या लिस्ट पे है, उस वक्त पास करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इंडेफिनिट स्टे के बाद 12 मंथ्स वेट करना पड़ता है नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन ये कि क्या ये मैंडेटरी है या इस रूल में कोई एक्सेप्शन है? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। 5 ईयर वर्क परमिट, उसके बाद 8 वीक्स हुए मेरा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हुआ है। वाइफ है, 2 किड्स जहाँ पे पैदा हुए उनकी नेशनैलिटी भी हो गई है विद इन 8 वीक्स। कंपनी के साथ अच्छी जॉब कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा ट्रांसफर किया मलेशिया के लिए। सवाल समझ लगे या मुझे शायद डोंट माइंड, मुझे इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। सवाल होता है वो सिंपल नहीं होता, लेकिन एनीवे जब आपको वर्क परमिट की बेस पे 5 साल पूरे हुए, इंडेफिनिट अप्लाई कर लिया, इंडेफिनिट की आपको एग्जैक्टली 1 साल के बाद आप क्वालिफाइड करेंगे कि आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करें। कंपनी के साथ काम करते हैं, बच्चों को नेशनलिटी मिल गई, इससे जो आपका टाइम स्केल है उसमें कोई कंसेशन, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को इस बेस पे मिली कि बच्चे जहाँ पैदा हुए थे आपको इंडेफिनिट मिला, वो क्वालिफाइड करते थे, लेकिन आपकी जो नेशनलिटी है वो बिल्कुल आपको इंडेफिनिट मिलने के 1 साल के बाद आपको मिलेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस अगेन स्क्रीन पे आ रहा है और किसी को इमिग्रेशन से, फैमिली लॉ से कोई डिटेल या कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।